जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अभी इस समय रियासी अटैक को लेकर के। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस को आतंकवादियों के द्वारा टारगेट किया गया था और इसमें काफी ज्यादा जान और माल का नुकसान हुआ था। और उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस चुन चुन के आतंकवादियों को सुअर की मौत मार रही है। लेकिन इसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी सफलता भी मिली है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा रियासी इंसिडेंट को लेकर के ये कहा गया है कि उन्होंने हकम नाम के एक 45 वर्षीय आतंकवादी को अरेस्ट किया है, जिसके ऊपर यह आरोप है कि इसने जो आतंकवादी हैं इनको पनाह दी थी और कई बार यह अलग अलग आतंकवादियों को ठहरने की व्यवस्था भी देता रहा है। यह उन्हें फूड और शेल्टर प्रदान करता था। और रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था पूरा, वहां तक उनको गाइड करने, उनकी मदद करने और उनको उस स्पॉट तक ले जाने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट जर्मनी को लेकर के आ रही है। आपको याद होगा, आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले हमने डिफेंस न्यूज के वीडियो में कवर किया था कि जर्मनी इस समय तरंग शक्ति एक्सरसाइज, जिसका आयोजन भारत में किया जाना है, उस दौरान अपने प्लेटफॉर्म का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इंडियन एयरफोर्स के सामने रख सकती है। तो अब उसकी तैयारी उनके द्वारा की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि जर्मनी इस समय भारत के सामने MTA प्रोग्राम के अंतर्गत अपना जो A400M एटलस एयरक्राफ्ट है, इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रख सकती है और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को इसकी कैपेबिलिटी के बारे में वो ब्रीफ भी करेंगे। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि जो यूरोफाइटर टाइफून है, इनका भी डेमोन्स्ट्रेशन इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को दिया जा सकता है। आपको बताते चले कि डिबेट तब ज्यादा हीटअप हो गई थी जब अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी सर ने टाइफून में एक शॉर्ट ट्यूब भरी थी। और उसके बाद से जो मीडिया के गलियारे में चर्चा है MRFA और MTA प्रोग्राम को लेकर के, ये काफी तेज हुई थी। हालांकि इस पे आधिकारिक रिपोर्ट कुछ भी नहीं है। अभी इन प्रोग्राम को फाइनल अप्रूवल का इंतजार है, MRFA को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का इंतजार है, तो MTA प्रोग्राम भी अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और अगली बड़ी अपडेट आ रही है AMCA प्रोग्राम को लेकर के। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के DRDO की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने रखी गई है, जहां पर DRDO चीफ डॉक्टर समीर बी कामत सर ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो क्रूशल प्रोसेस है AMCA की स्टेल्थ शिपिंग का, ये फाइनलाइज हो चुका है, जो कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है AMCA के डेवलपमेंट में। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के इससे पहले उन्होंने टिप्पणी करी थी कि तकरीबन 2032 से 33 तक ये एयरक्राफ्ट अपने प्रोडक्शन स्टेजेस में होगा और उसके बाद भारतीय वायुसेना में इनको इंडक्ट किया जाएगा। आपको बताते चलें, डॉक्टर कामत सर ने अपने दिए गए वक्तव्य के दौरान ये माना है कि जो स्टेल्थ है या रिड्यूस रेडार क्रॉस सेक्शन है, इसमें 70% जो योगदान होने वाला है, ये होने वाला है इसकी शेपिंग से, और 30% जो कंट्रीब्यूशन होगा ये स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स का होगा। यानी इसके डिज़ाइन को इस प्रकार से ऑप्टिमाइज किया गया है कि 70% जो स्टेल्थ है ये हमें इसके डिज़ाइन के चलते प्राप्त होगी, और बाकी का जो 30% स्टेल्थ है ये हमें स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स जो इसके लिए विकसित किए गए हैं उनकी सहायता से प्राप्त होती दिखाई पड़ेगी। और डिजायर लेवल जो स्टेल्थ का है, इसको प्राप्त करने के DRDO लगातार कार्य कर रही है और इस समय नए नए प्रकार के जो एडवांस मटेरियल है, इनके रिसर्च और डेवलपमेंट में वो अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए विशेषतया एक विशेष प्रकार का रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल भी विकसित किया जा चुका है, जो कि रेडार सिग्नेचर को काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज करेगा। और इस प्रकार के जो स्पेशल मटेरियल्स हैं, इनसे जो इंफ्रारेड रिडक्शन है इसको प्राप्त किया जाएगा। और AMCA के लिए ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये जो स्पेशल मटेरियल्स है ये एनिमी रेडार से इसको बचाएंगे और ये आराम से एनिमी के स्पेस को पेनिट्रेट करके जो स्ट्राइक मिशंस हैं इनको एग्जीक्यूट कर सकता है। हालांकि AMCA की पहली उड़ान की बात करें तो आपको बताते चलें कि डिफेंस एक्सपो 2022 में ये चीज़ें कंफर्म कर दी गई थी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के द्वारा कि जैसे ही फंड मिलेंगे तो 3 वर्षों में आपको रोल आउट और उसके 1 वर्ष बाद आपको पहली उड़ान देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम फाइनल बात करें तो 2032 से पहले इसका प्रोडक्शन हमें शुरू होता दिखाई नहीं पड़ता, और वो अभी तब होगा जब सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान चलेंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरीज यानी NSTL से। NSTL इंडिया के द्वारा एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस को आगे बढ़ाया गया है, जहां पर वो भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एक नए आयाम तक लेकर के जाएंगी। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए वो स्वदेशी तौर पर डेवलप की गई जो एडवांस लाइट टॉर्पीडो हैं, इन्हें भारतीय नौसेना के P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने पर काम कर रही है। जी हाँ, इस समय जो एडवांस लाइट टॉर्पीडो है, इन्हें भारतीय नौसेना के P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किए जाने की जो जिम्मेदारी का निर्वहन है ये इनके द्वारा किया जाएगा। और इसके बाद जो एरियल एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है इन एयरक्राफ्ट की, ये और भी ज़्यादा पुख्ता हो जाएगी। अगर हम ALWT यानी एडवांस लाइट टॉर्पीडो की बात करें तो ये एक लाइट वेट डुअल स्पीड टॉर्पीडो है
जिसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, जिसमें शिप्स, हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट शामिल है। और एनएसटीएल का इस समय प्लान ये है कि इस टॉर्पीडो को हम पीए टाइप पे इंटीग्रेट करें। हालांकि इसके पहले 2021 में आपको याद होगा एक IL-38 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की सहायता से इसको एयर लॉन्च किया गया था और वो टेस्ट पूरी तरीके से सफल था। हालांकि अब IL-38 जो है ये सर्विस से बाहर हो चुके हैं, इन्हें भारतीय नौसेना की सर्विस से सेवानिवृत्त किया गया है। तो इसीलिए अब जो एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो है इन्हें पीए टाइप में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके रेंज की बात करें तो ये 25 किलोमीटर की होने वाली है लो स्पीड में, और इसके अलावा यहाँ पे लो स्पीड का मतलब 25 नॉट से था, और 12 किलोमीटर की जो रेंज है वो हाई स्पीड यानी 50 नॉट्स पे हमें देखने को मिल जाएगी। ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आएगी जो कि अलग अलग वॉरहेड को कैरी करने में सक्षम होगी। हालांकि पीएटाई की बात करें तो ये भारत के द्वारा एडवांस सर्विलेंस और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इसमें जो ये लाइट वेट टॉर्पीडो है इसके इंटीग्रेशन के बाद इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और भारत के लिए ये एक रोबस्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर पैकेज के तौर पर देखा जा रहा है। तो एनएसटीएल इस समय अथक परिश्रम कर रही है इन टॉर्पीडोज को इंटीग्रेट करने की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद भारत के द्वारा की जानी है भारतीय नौसेना के लिए, और अभी हाल ही में 14 जून को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर जो नेगोशिएशन है उसके स्टार्ट होने की बात की गई थी और वहां पर फ्रांस का डेलीगेशन और भारत का डेलीगेशन मौजूद था। लेकिन अब भारतीय नौसेना के द्वारा राफेल के होम बेस को लेकर के एक बड़ी टिप्पणी करी गई है। दरअसल आईएनएस डेगा जो कि पहले MiG-29 के फाइटर्स को ऑपरेट करता रहा है, अब भारतीय नौसेना के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि भारतीय नौसेना अपनी जो एरियल डिफेंस कैपेबिलिटी है इनको फोर्टिफाई कर रही है और इसमें आईएनएस डेगा की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। ये बेसिकली विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है वहाँ पर स्थित है और ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर पड़ता है, और यही बेसिकली राफेल एम का होम बेस होने वाला है, जहाँ 26 की संख्या में जो राफेल एम फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाने हैं इन्हें आईएनएस डेगा में ही कमीशन किया जाएगा और यहीं से ये ऑपरेशनल रहेंगे। डसाल्ट एविएशन जो कि फ्रेंच एरोस्पेस जायंट है वो इसी फाइनेंशियल ईयर में भारतीय नौसेना के लिए 26 की संख्या में राफेल फाइटर्स हैं इनका आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। और इस ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 22 सिंगल सीटर राफेल एम देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा 4 की संख्या में हमें ट्विन सीटर राफेल बी वेरिएंट देखने को मिलेंगे। जो राफेल बी हैं ये बेसिकली ट्रेनिंग के काम में आएंगे, जबकि जो राफेल के एम वेरिएंट हैं ये बेसिकली सिंगल सीटर हैं जो कि सीधा अटैक मिशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। दरअसल भारतीय नौसेना ने कुछ मॉडिफिकेशंस भी डिमांड की थी जिनको डसाल्ट एविएशन के द्वारा मान लिया गया है। डसाल्ट एविएशन से जो डिमांड की गई थी भारतीय नौसेना के द्वारा उसमें मीटियोर मिसाइल के इंटीग्रेशन की बात की गई थी, स्कैल्प क्रूज मिसाइल की बात की गई थी, इसके अलावा इंडियन मेड वेपन सिस्टम जिसमें अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 शामिल है, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल शामिल है, डीआरडीओ का स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन शामिल है। ये डिमांड की गई थी भारतीय नौसेना के द्वारा जिन्हें मान लिया गया है और आने वाले भविष्य में आपको ये हथियार देखने को मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स को लेकर के। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि इस समय हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।